इन लास्ट सेशन हमने देखा था 11th की जो ज्योग्राफी है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, तो उसको हमने स्टार्ट किया था। अराउंड 2 चैप्टर हो गए थे, थर्ड चैप्टर शायद हमारा चल रहा था। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 हम देख रहे थे। यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ इसके बारे में दिया है। तो हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे, जैसा अर्थक्वेक देखा, वोल्केनिज्म देखा, और हमने डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स क्या रहते हैं। अर्थ का इंटीरियर स्टडी करने के लिए कुछ डायरेक्ट सोर्सेस हैं, माइनिंग, डीप ड्रिलिंग, वोल्केनिक इरप्शन, या फिर कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं लाइक अर्थक्वेक वेव्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बारे में हम देख रहे थे। अभी जब हम वोल्केनिज्म, लास्ट टाइम वोल्केनिज्म हमने देख लिए थे, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद वोल्केनिज्म, तो ये भी हमने देखा था। यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं जिनकी मीनिंग हमको पता रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो में क्या रहता है, जैसे डायग्राम में, मतलब एक सेंट्रल डाइक रहेगा और साइड में भी बहुत सारे डाइक रहते हैं। डाइक मतलब जो वेंट रहते हैं जहां से मैग्मा आपका बाहर आ रहा है। तो कंपोजिट वोल्केनो में बहुत सारे डाइक रहते हैं। इसी तरीके से दूसरा है कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या रहता है, these are the most explosive of the Earth's volcano. They are usually so explosive that when they erupt, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. The collapse depressions are called calderas. बड़ा खड्डा तैयार होता है उसके फेस पे, इसको कैल्डेरा कहते हैं। Their explosiveness indicate that the magma chamber supplying the lava is not only huge but also close in close vicinity. इससे एक्सप्लोजन से समझ में आता है कि जो उनको मैग्मा का सप्लाई हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, नीचे एक बहुत बड़ा मैग्मा का रिजर्वायर है। एक और टर्म है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। These volcanoes outpower highly fluid lava that flow over a long distance. ये ऐसे वोल्केनो है जहां से लावा बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है और जो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब इजीली पास हो रहा है। जैसा अपना एग्जांपल ले सकते हैं, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू एक बहुत बड़ा रीजन है और पूरा वोल्केनिक है। अभी फिलहाल वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, पर आपको पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अगले चैप्टर में हम देखेंगे। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऐसा इंडिया यहाँ पर था पहले। तो इंडिया बाद में ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया नॉर्थवर्ड, और अभी फिलहाल इंडिया का ऐसा अपना कुछ लोकेशन है। लेकिन ये जब इंडिया आ रहा था तो यहाँ पर बीच में एक आइलैंड था, वोल्केनिक आइलैंड, रीयूनियन आइलैंड जिसका नाम था। रीयूनियन आइलैंड था और ये वोल्केनिक था। इंडिया इसके ऊपर से जा रहा था तो तब इसमें से वोल्केनिक इरप्शन भी हो गए और जिससे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बना डेक्कन प्लेटू के ऊपर। तो ये रीजन है कि डेक्कन प्लेटू पे बसाल्ट रॉक मिलता है। ओके, नेक्स्ट मिड ओशियानिक रिज वोल्केनो। दिस वोल्केनो अकर इन द ओशियानिक एरियाज। ओशियन में क्या रहता है पता है आपको, जैसा अटलांटिक ओशियन है, तो ओशियन में उसके बीचों बीच कैसा है, दो प्लेट क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। एक प्लेट ऐसा जा रही है, दूसरी प्लेट ऐसा जा रही है, अटलांटिक ओशन के बॉटम में। तो ये बीच में से क्या होगा, जो मैग्मा है ना वो इरप्ट होता है और ऐसे यहाँ पे रिज बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, मिड ओशियनिक रिज। ओके, ये दोनों मतलब अटलांटिक ओशन जो है हमारा, ये सपोज ये नीचे वाला यूएसए कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका और ये यूरोप, दोनों के बीच में से जाती है सर, मिड अटलांटिक ओशन से, इसको हम कहते हैं मिड ओशियनिक रिज। ओके, तो ये भी वोल्केनिज्म का ही टाइप है। डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनोस बता रहे हैं, मिड ओशियनिक रिजेस, बफर बसाल्ट प्रोविंस, कैल्डेरा, कंपोजिट और शिल्ड, ये सारे टाइप्स रहते हैं वोल्केनो के। बैथोलिथ क्या रहता है, लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ क्रस्ट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ा मैग्मा कूल हो रहा है, क्वांटिटी में मैग्मा कूल हो रहा है, उसको हम बैथोलिथ कहते हैं। ओके,
बाकी लैकोलिथ वगैरह हमने देखा था। लैकोलिथ मतलब क्या रहता है, डोम शेप रहता है, याद रखो, इट इज लाइक डोम शेप। लैकोलिथ, लैपोलिथ, लैप से याद रखना, लैपोलिथ, लैप, लैप कैसी रहती है, सॉसर शेप, मांडी डाल के बैठना, जिसको लैपो कहते हैं। लैकोलिथ कैसा रहता है, ये ऐसे साइनोसाइडल रहता है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन इस टाइप में, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन इस शेप में रहता है। और सिल्स, सिल्स मतलब क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल, ये आपका मैग्मा का पाइप आ रहा है ऊपर, जो वर्टिकल रहता है उसको हम कहते हैं डाइक, और जो ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको हम कहते हैं सिल। यहाँ से मैग्मा बाहर आता है। ओके, टर्म्स याद रखना। तो ये थे हमारे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। तो इस चैप्टर में डिफरेंट जो थियरीज है वो दिए गए हैं, जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन और कॉन्टिनेंट बताते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले थ्योरी है वो है अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट होना, ड्रिफ्ट मतलब बहते चला जाना। तो कॉन्टिनेंट भी ऐसा बहकर चले गए, ऐसा अल्फ्रेड वेगनर का कहना है। जर्मन था, इसने क्या बोला पता है, कि सबसे पहले, डायग्राम से समझ में आएगा आपको, सबसे पहले जो पूरा अर्थ था ये एक एक ही जगह था, एक ही प्लेट थी, जिसको हम पैंजिया कहते हैं, पैंजिया था। और जो सराउंडिंग का ओशन था उसका नाम था पैंथालजा। एक ही सी था, वो एक ही ओशन था जिसका नाम था पैंथालजा, और ये पैंजिया। बाद में पैंजिया क्या होता है, ब्रेक होता है दो पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को लॉरिशिया कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड, लॉरिशिया एंड गोंडवाना लैंड। फिर इसके बाद आगे क्या होता है, ये जो पार्ट है सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया देखो यहाँ पे अफ्रीका का ही पार्ट था, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया। और उसके बाद फिर ये मॉडर्न डे अर्थ बनता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, और यही थ्योरी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी तो दे दिया, उसके प्रूफ में क्या बताया उसने, कि इसका प्रूफ क्या है। तो उसने क्या बोला, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिग्सॉफिट, ये टर्म आती है। जिग्सॉफिट मतलब क्या, जैसा आपका अफ्रीका है, ओके, अफ्रीका यहाँ पे दिया है, अफ्रीका ये जो है हमारा, ये बैठ जाता है, साउथ अमेरिका को इधर लाके हम फिट कर सकते हैं, देखो साउथ अमेरिका कुछ ऐसा कुछ है। ओके, तो ये जिग्सॉफिट मतलब फिट हो रहा है एक दूसरे से, तो मतलब ये पहले एक जगह ही एग्जिट हो गया था मैं, कितनी देर पहले हो गया था मैं एग्जिट, कोई बताएं। तो 1 मिनट पहले। क्या क्या डिस्कस, अच्छा 1 मिनट पहले ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी देख रहे थे। फिर अल्फ्रेड वेगनर के थ्योरी के प्रूफ में बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसमें एक आर्गुमेंट था उसका, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जैसा ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका, दोनों को करीब लाए ना, वो एक दूसरे में फिट होते हैं, इसी को ही कहते हैं जिग्सॉ फिट। तो एक प्रूफ उसने दिया। दूसरा प्रूफ, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशियंस, ओशियंस के अक्रॉस रॉक ऑफ सेम एज मिले, मतलब जो ब्राजील के कोस्ट पे जो रॉक्स मिल रहे हैं उनकी एज सेम है अफ्रीका के कोस्ट पे जो रॉक्स मिल रहे हैं, ये एक प्रूफ दिया। दूसरा उसने बोला टिलाइट, टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर, जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से मिलता है। और ये जो डिपॉजिट है कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, अफ्रीका में फॉकलैंड आइलैंड, मादागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे रीजन्स में ये टिलाइट डिपॉजिट में, अंटार्कटिका में, यहाँ पर अफ्रीका में, मादागास्कर में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो सारी चीज थे, ये चारों कॉन्टिनेंट, ये एक जगह थे पहले, टिलाइट डिपॉजिट। देन प्लेसर डिपॉजिट, तो प्लेसर डिपॉजिट क्या हो रहा है, गोल्ड के जो प्लेसर डिपॉजिट है घाना में मिल रहे हैं, और जो सोर्स रॉक है वहां पर नहीं है, लेकिन जो वो रॉक है वो ब्राजील में मिल रहा है। प्लेसर डिपॉजिट क्या रहता है, देखो कोई एक आपका मिनरल है कोई, और इसका वियर एंड टीयर होके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, और ये बाद में क्या होता है, विंड वाटर की वजह से
आसपास के रीजन में स्प्रेड हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। वहां पर मेन सोर्स रॉक नहीं रहता, बस छोटे छोटे डिपॉजिट्स रहते हैं, तो इसको प्लेसर डिपॉजिट कहेंगे। तो गोल्ड के जो प्लेसर डिपॉजिट है, यहाँ पर घाना नाम का कंट्री, इधर घाना में मिल रहे हैं, लेकिन गोल्ड का जो सोर्स रॉक है यहाँ पर ब्राजील में मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पहले एक दूसरे से करीब थे। ओके, नेक्स्ट और क्या प्रूफ दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। बहुत सारे फॉसिल्स भी मिले हैं, जैसा लेमुर, ये बंदर का एक टाइप है, ये मिलता है इंडिया में, मादागास्कर में, अफ्रीका में, और इसलिए ये रीजन को कहते हैं लेमुरिया। ओके, तो ये थे प्रूफ उसने दिए थे। फिर उससे पूछा गया ठीक है कॉन्टिनेंट, चलो हम मान लेते हैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो बताओ ये ड्रिफ्ट होने के पीछे कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है कॉन्टिनेंट पर। तो उसने इसके लिए बोला दो फोर्स है, बोला पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स रिलेट टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जो हम बोलते हैं ना, जैसा अर्थ रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन की वजह से कॉन्टिनेंट पे फोर्स एक्ट होता है और कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो उसने वो बोला पोल फ्लेइंग फोर्स, पोल से दूर जाते हैं। और दूसरा है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स मतलब जो सन और मून और सन के ग्रेविटेशन जो अर्थ पे एक्ट होता है, इसकी वजह से। तो ये दो फोर्स है जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होगा। पर इसको क्रिटिसाइज किया गया बाकी दूसरे साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा कि भले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो भी रहा है, पर ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत वीक हैं इन रियलिटी, इतने ज्यादा भी नहीं कि ये लोग कॉन्टिनेंट को मूव कर सके। तो ऐसे इसके पास क्रिटिसिज्म था। फिर आगे चल के दूसरे रिफॉर्म थ्योरीज दिए गए, और उसमें से फिर सबसे पहले आती है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ये थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स ने कहा कि अर्थ जो मेंटल है, मेंटल में बहुत सारे करंट्स हैं। करंट मतलब मैग्मा का फ्लो हो रहा है, और ये जनरेट हो रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कॉजिंग थर्मल डिफरेंस इन मेंटल पोर्शन। मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जिसकी वजह से ये बहुत मतलब करंट तैयार हो रहे हैं, मोल्टन मैग्मा के करंट तैयार हो रहे हैं। तो ये थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की। मतलब देखो क्या है, अर्थ, ओके, फिर ये नीचे अंदर मैग्मा है, मैग्मा सॉरी मेंटल है, मेंटल में क्या है, मोल्टन मैग्मा है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हीट उसको मिल रही है, और ये क्या हो रहा है, फ्लो होता है, ऐसा मैग्मा फ्लो हो रहा है। और ये फ्लो होने की वजह से ऊपर जो कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट है वो भी मूव हो रहे हैं। तो इसका ये थ्योरी थी आपकी कन्वेक्शनल सेल थ्योरी। ओके, सिंपल ही है समझने में, आर्थर होम्स ने दी है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है कन्वेक्शन फ्लोर के बाद, हमको दिया गया ओशन फ्लोर के बारे में जानना है। ओशन फ्लोर मतलब जो ओशन का बॉटम रहता है, तो वहां पे क्या क्या फीचर्स रहते हैं, तो डायग्राम देखो समझ में आएगा। ओशन, जहाँ पे कोस्टल एरियाज रहते हैं, जनरली माउंटेन रहते हैं कोस्ट पर, ओके, जैसा ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। इसके बाद वाला जो पार्ट आता है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ये जो रीजन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके। यहाँ पे स्लोप क्या रहता है, कम रहता है, ग्रेजुअल स्लोप रहता है, जैसा आपने बीच पे वगैरह देखा होगा, एकदम से डेप्थ नहीं रहती, ग्रेजुअल रहता है। फिर स्लोप बढ़ जाता है, और ये इस तरीके से ज्यादा अब स्लोप आएगा, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ओके। यहाँ पर स्लोप ज्यादा रहता है, और फिर नीचे क्या होता है पता है, डिपॉजिट्स वगैरह बहुत सारे जमा होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप कम हो जाता है, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ओके। और देखो जैसा रिवर्स वैली तैयार करते हैं, तो ऐसे ही ओशन के जो करंट्स वगैरह जो रहते हैं ना, ये भी वैलीज तैयार करते हैं यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप में। इसको कहते हैं सबमरीन कैनन, सबमरीन कैनन कहते हैं, ओके। इसके बाद देखो और क्या है, जो समुद्र के अंदर पहाड़ रहते हैं उनको सी माउंट कहते हैं, सी माउंट। सी माउंट का ओवर द पीरियड इरोजन होता है, और वो ऐसे फ्लैट टॉप बनता है, उसको गयाट कहते हैं, सी माउंट, गयाट। और एक डायग्राम आएगी जब हम देखेंगे। और ये जो बीच वाला जो प्लेन है, ये प्लेन जो रीजन है, इसको कहते हैं अबीजल प्लेन, अबीजल प्लेन, नाम याद रखना। और एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देख, ये भी मतलब ओशन का बॉटम ही है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा,
फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज। और क्या रहता है देखो, ओशन के बीच में मिड ओशनिक रिज रहती है। रिज मतलब प्लेट्स ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बीच में वोल्केनिक इरप्शन होता है। अभी जो नया, अभी यहाँ पर तो नए से प्लेट्स बन रहे हैं, नया डिपॉजिट हो रहा है, तो लेकिन विड्थ तो उतनी ही रह रही है ओशन की। तो ये जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा कुछ प्लेट का हिस्सा है वो खत्म भी हो रहा होगा। तो वो जो खत्म होता है प्लेट का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, यहाँ पर खत्म होता है। प्लेट आगे बढ़ते बढ़ते इधर जाती है और सबडक हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंचेस कहते हैं। ट्रेंच में क्या होंगे, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट दोनों का कोलिजन होता है। कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट, और जो ओशियानिक प्लेट रहती है वो हेवी रहती है। हेवी रहने की वजह से नीचे चले जाती है, और नीचे जो हॉट रहता है ना, मोल्टन मैग्मा वगैरह, इसकी वजह से ये मेल्ट हो जाती है। ओके, मतलब यहाँ पे जो मिड ओशियानिक रिज पे नया जो कॉन्टिनेंट, नया जो शेल्फ बन रहा है, नया जो फ्लोर बन रहा है, वो यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यही कांस्टेंट इतना ही विड्थ रहेंगे ओशन की। ओके, तो ये चीज थी। और एक डायग्राम देखो, सी माउंट, समुद्र के अंदर जो वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर डिपोजिशंस जो होते हैं, उससे माउंटेन्स तैयार होते हैं। ओके, ये ओवर द पीरियड इसकी हाइट बढ़ती है। जब ये वाटर से बाहर आता है, इसको वोल्केनिक आइलैंड कहते हैं। ओके, फिर कुछ कुछ वक्त बाद, मतलब कई सौ साल बाद, इसका इरोजन हो के क्या होता है, ये मतलब समुद्र के मतलब नीचे चला जाता है, इसको मरीन इरोजन कहते हैं। और जब ये काफी नीचे चला जाता है, इसको गयाट कहते हैं। तो ये क्या है, सी माउंट का लाइफ। सी माउंट फिर ओवर द पीरियड इरोजन होकर वो क्या बनता है, गयाट बनता है। ओके, तो ये थी ओशन बॉटम टोपोग्राफी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी, वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, नाम याद रखना। जब जो हमने मिड ओशनिक रिज देखा ना, उसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं। ओके, जैसा कि अभी हमने देखा, ये जैसा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में क्या हो रहा है, प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, ये ऐसा, ये साइड प्लेट जा रही है, बीच में से मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा निकल के ये यहाँ पे डिपॉजिट होता है, और ये रिज बनती है, मतलब हाइट इसकी ज्यादा रहती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिज कहते हैं। ओके, ये एकदम प्रोमिनेंट है अटलांटिक ओशन में। ओके, अटलांटिक ओशन में इसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं। पैसिफिक में एकदम मिड में नहीं है, ईस्ट साइड में है, तो इसलिए इसको ईस्ट पैसिफिक रिज, मतलब ईस्ट साइड में थोड़ा सा। फिर इंडियन ओशन में सेंट्रल इंडियन रिज है, और यहाँ पर साउथ वेस्ट इंडियन रिज भी है, और इसी तरीके से साउथ ईस्ट पैसिफिक रिज। तो ऐसे ही रिजेस हैं, मतलब माउंटेन रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट मूव हो रहे प्लेट। ओके, तो ये है यहाँ पर। फिर ये जो थ्योरी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं इसको। सी फ्लोर, इससे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो इसके प्रूफ में भी इसका हेनरी हेज, ये जो साइंटिस्ट था, इसने ये थ्योरी दिया था ओशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। और इसने इसके प्रूफ में क्या बोला, ये प्रूफ दिए, ये सारे इसके प्रूफ हैं। इसमें क्या बोला, जो मिड ओशनिक रीजन्स हैं, इनके जो साइड पे जो रॉक्स हैं, दोनों की साइड एज क्या इक्वल है। इससे एक पता चला कि वो दोनों का फॉर्मेशन एक ही टाइम पीरियड में हुआ है। दूसरी बात उसने क्या बोला, ओशियनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच एंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक। ओशन के जो क्रस्ट है, ओशन का जो बॉटम क्रस्ट रॉक है, ये बहुत ही मतलब काफी एंग है इस रादर देन कॉन्टिनेंट। तो मतलब क्या हुआ, ओशन फ्लोर पे नया रॉक फॉर्मेशन हो रहा है मोर, और कॉन्टिनेंट पे पुराना ही है। एक चीज हो गई। और और एक प्रूफ क्या बोला, डीप ट्रेंचेस हैव बीन डीप सीटेड अर्थक्वेक ऑकरेंस while in mid-oceanic regions the quake foci have shallow depth। जो डीप ट्रेंचेस हैं, वहां पर अर्थक्वेक का जो फोकस है, जहां से ओरिजिन हो रहे हैं अर्थक्वेक, वो बहुत ही डेप्थ में है। और जहां पर ओशियनिक मिड ओशियनिक रीजेस है, वहां पर शैलो डेप्थ है। ओके, तो ये प्रूफ दिया था आपके हेनरी हेस ने। तो ये थी अपनी मिड ओशियनिक रीज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ओशन फ्लोर। तो और एक ये भी डायग्राम है, वही डायग्राम है सेम, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। देख लो इसको एक बार।
ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद और एक थ्योरी आती है जो मतलब मोर साइंटिफिक थी इन दोनों थ्योरी से भी। इससे पहले जो जो हमने देखा, सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने देखी, इसके बाद कन्वेक्शन सेल थ्योरी देखी, और जो थर्ड थ्योरी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये तीनों देखा। और ये तीनों को मिक्स करके फिर आती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, ये सारों ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बनाई है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही सिंपल है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है ये प्लेट से बना है। नंबर ऑफ प्लेट्स हैं जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, और ये जो प्लेट है ये मूव हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली ओवर द अस्टेनोस्फीयर। अस्टेनोस्फीयर हमको पता है अपर पार्ट ऑफ मेंटल विच इज सेमी फ्लूइड, इसको हम क्या कहते हैं, अस्टेनोस्फीयर कहते हैं। ओके, ये अस्टेनोस्फीयर पे प्लेट मूव हो रहे हैं, और ये थ्योरी ने क्या बोला कि वर्ल्ड के जो अर्थ क्रस्ट है यहाँ पर 7 मेजर प्लेट है और बहुत सारे क्या है, माइनर प्लेट हैं। तो इसकी डायग्राम देखो, ये समझ में आएगा आपको। जो मेजर प्लेट्स हैं हमारे पास, पैसिफिक प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट, कोकोस प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो ये प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स मूव होते हैं। अब देखो 3 टाइप के मूवमेंट रहते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। ओके, मैं ये बताता हूँ पहले डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म कैसा रहता है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मतलब ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो डायग्राम, मतलब नीचे का जो मैग्मा रहता है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिसकी वजह से प्लेट्स का डाइवर्जेंट है। जब डाइवर्जेंट रहेंगे तो वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं बीच में। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं इसको। इंडियन प्लेट कोलाइड होती है यूरेशियन प्लेट से, और इससे क्या हो रहा है, हिमालयन माउंटेन बनेंगे। ओके, और तीसरा आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे को टकरा रही भी नहीं, एक दूसरे से दूर भी जा रही नहीं, बस एक दूसरे को पैरेलल मूव हो रहे हैं। ये प्लेट ऐसी जा रही है, दूसरी प्लेट ऐसा जा रही है। ओके, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो 3 टाइप के प्लेट के बाउंड्रीज रहते हैं। ओके, तो ये समझ लो। इसके बाद जो वर्ल्ड के मेजर प्लेट हैं यहाँ पर देखो, समझ में आएगा। इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, नास्का, कोको, जॉन डिफुका। एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन हमको पता रहना चाहिए। इसके बाद देखो ये जो प्लेट्स है ना, तो फॉर एग्जांपल जैसा यहाँ पर दिया है, अगर पैरेलल लाइन है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, अगर ये ट्रायंगल्स हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और सिंपल लाइन है तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मिड ओशनिक रिज देखो, पैरेलल लाइन है, मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्री है पूरी। ओके, पैसिफिक ओशन में ये पूरी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट और पैसिफिक प्लेट। बट ये जो रीजन है यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ये दोनों के बीच में का ये क्या कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, और कोलिजन की वजह से क्या होता है पता है, वोल्केनिक इरप्शन भी होता है और अर्थक्वेक भी आते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये जो रीजन है इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज हैं और बहुत सारे क्या हैं, वोल्केनिज्म भी होते हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं ये रीजन में, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। ओके, ये याद रखिए। का जो मूवमेंट हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने देखा था कि प्रेजेंट लोकेशन में इंडिया आया है। इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट, ये अपनी इंडियन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट ये ऐसी मूव हो रही है, ऐसी मूव हो रही है। तो ये क्या हो गया, बीच में जो दोनों के बीच में ओशन था, बेतस सी जिसको हम कहते हैं, और ये क्या हो गया, प्रेस हो गया। प्रेस की वजह से ये ऊपर उठ गया, इसमें का जो
सेडिमेंट्स वगैरह थे ऊपर उठ गए, जिससे क्या हो गए, हिमालयन माउंटेन रेंजेस बन गए। ओके, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों कोलाइड हो गए, और बीच में जो टेथस सी था, टेथस सी के सेडिमेंट ऊपर इलिवेट हो गए, जिसकी वजह से अभी क्या हो गया, अपने पास हिमालयन माउंटेन बन गए। ओके, तो ये चीज समझ लेना आपके यहाँ पर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में लैंड फॉर्म्स के बारे में, फर्स्ट वाला चैप्टर इट इज अबाउट रॉक एंड मिनरल्स, सेकंड इज लैंड फॉर्म, थर्ड इज अबाउट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पर 3 चैप्टर हैं। मिनरल्स और रॉक की बात करते हैं। क्रस्ट अप्रोक्सीमेट अराउंड 7 ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, ओशियानिक जो जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके नीचे वाला जो लैंड है, इसको हम, और एक नाम है, इसको हम कहते हैं सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यहाँ पे ज्यादा रहता है। और जो ओशियानिक क्रस्ट रहता है, मतलब ओशन का जो बॉटम है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं साइमा कहते हैं। सियाल और साइमा, साइमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगर हम ओवरऑल अर्थ के क्रस्ट को डिस्कस करते हैं, तो ये एक चीज ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, आयरन। क्रस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स है ना, ये ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। और इसका निमोनिक है ओजाइक, OSAIC, याद रखना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, इसका निमोनिक है क्रस्ट में। ओके, अगर हमको ओवरऑल अर्थ की अगर बात करते हैं, ये सिर्फ हमने क्रस्ट देखा, क्रस्ट। अगर ओवरऑल अर्थ की बात करें तो अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, आयरन है। क्योंकि आयरन इसलिए है क्योंकि आउटर कोर और इनर कोर, ये इसमें पूरा के पूरा आयरन और निकेल है। तो इसलिए हम आयरन सबसे ज्यादा है, ये याद रखना अर्थ के क्रस्ट पे। बाकी इस चैप्टर में डिस्कस करने जैसा एक है, रॉक के टाइप एक दिए। रॉक के 3 टाइप रहते हैं जो पत्थर है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और एक रहता है मेटामॉर्फिक। 3 टाइप के रॉक हैं। इग्नियस रॉक बनते हैं, रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। मैग्मा जो अर्थ के बाहर आता है वो कूल होता है, और ये कूल होके जो रॉक बनते हैं उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इग्नियस रॉक के टाइप्स हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक, ये सब है। कभी कभी क्या होता है, मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल होता है, जैसा अभी हमने देखा था लैपोलिथ, लोकोलिथ। तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव रॉक्स। ग्रेनाइट इज इंट्रूसिव। ओके, याद रखना, ग्रेनाइट इंट्रूसिव है। कभी कभी क्या होता है, मैग्मा अर्थ के ऊपर क्रस्ट पे आके कूल होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। तो बसाल्ट इज एक्सट्रूसिव और ग्रेनाइट इज इंट्रूसिव, याद रखो। सेकंड आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जो आपके पत्थर हैं, बड़े पत्थर वगैरह, ये ओवर द पीरियड इनका क्या होता है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है। और ये इरोजन होता है, फिर ये पार्टिकल्स कैरी अवे होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर एक्ट होता है, प्रेशर की वजह से कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, फिर से एक नया पत्थर बनता है। इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पर हीट का यूज नहीं होता है, इसलिए जो फॉसिल्स रहते हैं ना हमारे देव, हमको फॉसिल सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिल सकते हैं, क्योंकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में बहुत सारा हीट और हीट रहती है, तो पिघल जाते हैं। बट फॉसिल डिपॉजिट या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलेंगे। और ये जो प्रोसेस है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन का, इसको कहते हैं लिथिफिकेशन। इसके टाइप भी हैं, जैसा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चाक, कोल, ये सारे के सारे हमारे मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री के बाद जो इंपॉर्टेंट टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक याद रखना, सपोज कोई इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, जब उसके ऊपर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर अगर तुम अप्लाई कर रहे,
एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर ऑन सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक, तो तब उसका कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हीट और प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो क्ले पे, क्ले पे अगर अप्लाई करें तो क्ले से स्लेट बनता है। लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक है उस पर हीट और प्रेशर अप्लाई होगी तो मार्बल बनेगा। सैंडस्टोन का कन्वर्जन क्वार्ट्जाइट में होता है, ग्रेनाइट का नीज में होता है, शेल का शिस्ट में होता है, कोल का ग्राफाइट में होता है। ये सारे क्या है, मतलब कन्वर्जन है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्राफाइट, याद रखना, ग्राफाइट इज डिफरेंट एंड ग्रेनाइट इज डिफरेंट। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस है, और ग्राफाइट मेटामॉर्फिक। नाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही बहुत अलग है। इसी तरह नीस, मार्बल, शिस्ट, क्वार्ट्जाइट, ये सारे के सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ओके, ये रॉक साइकिल है, डायग्राम में दिया गया। मतलब कोई भी रॉक किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसा इग्नियस सेडिमेंट्री में होगा, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में होगा, मेटामॉर्फिक इग्नियस में होगा, इग्नियस डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में हो सकता है, मेटामॉर्फिक डायरेक्ट सेडिमेंट्री में हो सकता है। तो कन्वर्जन कैसे भी हो सकते हैं, इसको रॉक साइकिल कहते हैं। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो, जियोमॉर्फिक मतलब लैंडफॉर्म जो अर्थ के ऊपर तैयार हो रहे हैं उसको जियोमॉर्फिक कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, हिल्स, माउंटेन, प्लेटू जो बनते हैं, और ये जो बनने का जो प्रोसेस है इसको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहेंगे। ओके, तो जब हम देखते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, तो मेनली दो टाइप के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं। ओके, एक रहता है एंडोजेनिक, दूसरा रहता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स मतलब इसका जो कॉज रहता है वो अर्थ के इंटीरियर में रहता है, मतलब ये जो भी प्रोसेस हो रहा है अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में जो भी मतलब इवेंट हो रही है वो अर्थ के बाहर के फोर्सेस, अर्थ के बाहर मतलब अर्थ के क्रस्ट के बाहर, मतलब एटमॉस्फेरिक चीजों की वजह से, एक मतलब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर की चीजों की वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। तो एंडोजेनिक प्रोसेस पहले देखते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस दो टाइप के रहते हैं, एक स्लो मूवमेंट और दूसरा रहता है सडन मूवमेंट। ओके, सडन मूवमेंट मतलब अर्थ के क्रस्ट पर बहुत जल्दी मतलब सडन मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज बहुत ही फास्ट हो रही है और उससे नए लैंडफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनिज्म है, दूसरा है अर्थक्वेक। सडन रहता है ना, एकदम अचानक से आ जाता है, तो इससे मतलब नए लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं या कोई लैंडफॉर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसको कहेंगे सडन मूवमेंट। दूसरा रहता है स्लो मूवमेंट, इसी को डायस्ट्रोफिज्म भी कहते हैं। सडन मूवमेंट दो टाइप के हैं, एक रहता है वर्टिकल, दूसरा रहता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को इपिरोजेनिक कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को ओरोजेनिक कहते हैं। इपिरोजेनिक को कहते हैं कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, ओरोजेनिक को कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग। ओके, मतलब ये अर्थ का क्रस्ट अगर वर्टिकल मूवमेंट है तो कॉन्टिनेंट बनेंगे और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो माउंटेन बनेंगे। ओके, ये कैसा याद रखेंगे, जैसा इपिरोजेनिक, इससे याद रखो, इपिरो यूरोप याद रखो, इपिरो से यूरोप याद रखो। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो इपिरोजेनिक फोर्सेस से क्या बनता है, कॉन्टिनेंट बनता है। और उसका जो अपोजिट रहेगा ओरोजेनिक, ओरोजेनिक से क्या बनेंगे, माउंटेन बनेंगे। ओके, यहाँ पर देखो थोड़ा कंफ्यूज होगा, माउंटेन ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, हम देख रहे थे ओरोजेनिक और इपिरोजेनिक। ओके, इपिरोजेनिक को कैसे याद रखेंगे, इपिरो यूरोप याद रखो, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट से क्या होता है, इपिरोजेनिक से कॉन्टिनेंट बनते हैं और ओरोजेनिक से माउंटेन बनते हैं। ओरोजेनिक हॉरिजॉन्टल, अब हमको लगेगा अरे माउंटेन के लिए तो वर्टिकल मूवमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल से कैसा होगा? अभी हमने देखा ना हिमालयन माउंटेन कैसे बने, ये इंडियन प्लेट है और ये दूसरी यूरेशियन प्लेट है। ओके, ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, ये ऐसी आ रही है, ये मूवमेंट ऐसी आ रही है, और बीच में की जो सेडिमेंट है ये ऊपर उठ रहे हैं, तो इससे क्या बन रहा है हमारा हिमालयन माउंटेन बन रहा है। तो ये जो, और ये मूवमेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है ना, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से कॉन्टिनेंट बनते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से माउंटेन बनते हैं, और वर्टिकल मूवमेंट से क्या बनते हैं, वर्टिकल मूवमेंट से क्या बनेंगे,
कॉन्टिनेंट बनेंगे। ठीक है, ये याद रखना, वर्टिकल मूवमेंट। जैसा फॉर एग्जांपल आपका माउंटेन है, कोई माउंटेन का इरोजन वगैरह हो रहा है तो ओवर द पीरियड ये मतलब प्लेन में कन्वर्ट होगा वगैरह। ठीक है, अब देखो इसके भी टाइप रहते हैं। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग अपवर्ड डाउनवर्ड रह सकता है। अब जो माउंटेन बिल्डिंग रहता है ओरोजेनिक, दो टाइप से होता है माउंटेन बिल्डिंग। एक रहता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है फॉल्ट माउंटेन, जिसको हम ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। फोल्ड माउंटेन को भी ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, जब फोर्सेस ऑफ कंपरेशन एक्ट होते हैं तब फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट का एग्जांपल देखा, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, दोनों प्लेट एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो तब क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन बनेंगे। और जब फोर्स ऑफ टेंशन अगर एक्ट होता है, अगर आपके दो प्लेट हैं, फोर्स ऑफ टेंशन मतलब दोनों को एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं, तो तब क्या तैयार हो रहे हैं, आपके ब्लॉक माउंटेन तैयार हो रहे हैं। ओके ओके, सॉरी आज थोड़ा सा ट्रबल दे रहा है ये। हम कहाँ तक डिस्कस किए थे, कोई बताएगा? शायद हम वेदरिंग देख रहे थे। फोल्ड, अच्छा ये तो हमने देख लिए। हाँ, फोल्ड और फॉल्ट माउंटेन हमने देख लिए। फोल्ड मतलब फोर्स ऑफ कंप्रेशन रहता है और फोर्स ऑफ टेंशन रहा तो ब्लॉक माउंटेन बने। ओके, इसके बाद देखो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। ये प्रोसेसेस मतलब इनका जो ओरिजिन रहता है अर्थ के बाहर से, अर्थ के ऊपर से रहता है। ओके, तो ये फोर्सेस है वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज का वियर एंड टियर होना। जैसा रॉक है, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाना, उसको कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है, बस छोटे पार्टिकल निकल के वहां पे जमा हो रहे हैं। जब ये ट्रांसपोर्ट होंगे ना तो इसको कहते हैं इरोजन कहते हैं। वेदरिंग इज स्टेशनरी, इरोजन मतलब वो जो इरोडेड पार्टिकल्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वेदरिंग मेनली तीन टाइप के, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से क्या होता है, रॉक का वियर एंड टियर हो रहा है, हीटिंग कूलिंग, इसकी वजह से पत्थर पे क्या होता है, फोर्सेस एक्ट होते हैं और वो मतलब ओवर द पीरियड उसका इरोजन वेदरिंग होता है। ऐसी केमिकल वेदरिंग रहती है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, वाटर में पानी, रॉक के अंदर के मिनरल्स क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉक भी क्या होता है फिर मतलब टूट जाता है। इसके टाइप है सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन। और एक टाइप रहता है इसका वेदरिंग का बायोलॉजिकल। जैसा आपने देखा होगा जिसको हम भूस कहते हैं, वो जमीन के अंदर बिल करके रहती है। तो ये क्या करती है, जमीन के जो पत्थर वत्थर रहते हैं उसको मतलब उसका भूसा बना देते हैं। या फिर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो माइनिंग में भी क्या होता है, पत्थर का वेदरिंग हो जाता है, उसको पीसेस में टुकड़े करते हैं। तो वही क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग रहता है। या फिर आपके ट्री ट्री के जो रूट्स रहते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ट्री के रूट्स पत्थर में पेनिट्रेट करते हैं और उससे मतलब पत्थर उसका छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकिंग होता है। ओके, दूसरा टाइप है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट मतलब क्या रहता है, जो अर्थ का सरफेस है, जो रॉक्स है, मड है, डेब्रिज है, वो मूव होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसको कहते हैं मास मूवमेंट। याद रखना, ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है टर्म। मतलब अगर कोई, मैं पहाड़ पे जाऊं और पहाड़ से कोई मैं बड़ा पत्थर फेंक दूं तो वो मास मूवमेंट नहीं रहता है। मास मूवमेंट तभी रहेगा जब वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो पत्थर नीचे स्लाइड हो रहा है। ओके, मास मूवमेंट के भी टाइप रहते हैं, एक रहता है स्लो मास मूवमेंट, दूसरा रहता है रैपिड। स्लो, स्लो मतलब जो डेब्रिज है स्लोली मूव होते हैं। इसके टाइप है क्रिप और सॉलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन और क्रिप ये क्या है, स्लो मास मूवमेंट है। और रैपिड मास मूवमेंट में क्या आता है, अर्थ फ्लो, मड फ्लो। मतलब इसमें क्या है, मिट्टी के अंदर पानी मिक्स हो गया ना तो वो जल्दी ज्यादा फास्ट फ्लो होती है। तो इसीलिए मानसून में बारिश के सीजन में लैंडस्लाइड भी ज्यादा होते हैं। मड फ्लो, अर्थ फ्लो, लैंडस्लाइड, स्लम, डेब्री, रॉक स्लाइड, ये सारे क्या है, फास्ट मूवमेंट है। ओके, ये चीज भी आप समझ लेना। इसका इरोजन, इरोजन में क्या होता है, जो विदर्ड पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अभी ट्रांसपोर्ट के रीजन बहुत सारे हैं। एक तो रनिंग वाटर, रिवर्स क्या करते हैं, एलुवियल डिपॉजिट अपने साथ लेके चले जाते हैं। ग्राउंड वाटर है, इसमें भी डिपॉजिट कैरी हुए होते हैं। ग्लेशियर्स हैं जिसके
जिसके डिपॉजिट को मोरेन कहते हैं, ग्लेशियर में मोरेन नाम के डिपॉजिट रहते हैं। वेव्स और करंट भी हैं और विंड्स भी हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहते हैं, इरोजिव एजेंट है। ओके, इतना याद रखना है। और ये आगे पहले तो स्टार्ट में, अब रिवर्स स्टार्ट हो रही है तो वेदरिंग वगैरह करेंगे रॉक्स की स्टार्ट में, और ये अपने साथ लेके जाएंगे। और जब इसका मैच्योर स्टेज आएगा, ओल्ड स्टेज आएगा, तब ये क्या करेंगे, सेडिमेंट को डिपॉजिट करेंगे। तो याद रखना यही लोग क्या करते हैं, आगे चल के डिपॉजिशन भी कहते हैं। रनिंग वाटर डिपॉजिट करता है ये जो कैरिड अवे पार्टिकल्स एल्यूवियल सॉइल को, तो तब क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। ग्राउंड वाटर भी डिपॉजिशन करता है, तो इससे कॉलम्स बनते हैं, स्टैलेक्साइट, स्टैलेग्माइट वगैरह ऐसे नाम है, आगे हम देखेंगे। ग्लेशियर भी डिपॉजिशन करता है। वेव्स एंड करंट जैसे बीच वगैरह है, वेव्स एंड करंट के डिपॉजिशन की वजह से बनते हैं। विंड्स विंड्स भी डिपॉजिशन करते हैं, जैसा लोएस है, मतलब जो डेजर्ट की जो सैंड है वो सराउंडिंग रीजन में स्प्रेड होती है विंड की वजह से, उसको कहते हैं लोएस। ओके, तो ये सारे क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो हमने इस तरीके से एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस हमने देख लिया। यही चीजें बाद में पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन की गई है। ओके, तो इसको आप एक बार पढ़ लिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीजें हमने, कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉइल। और जो सॉइल फॉर्म होती है इसके लिए 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। 5 फैक्टर क्या क्या है, एक तो पेरेंट मटेरियल, मतलब जो रॉक है उसका, जो रॉक जिससे वो बन रही है उस पर भी डिपेंड करेंगे सॉइल के प्रॉपर्टीज। जैसा हमारी क्या है, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल बनती है बसाल्ट से। बसाल्ट में क्या रहता है, हमारा बसाल्ट में आयरन रहता है जो ब्लैक कलर का रहता है, इसको इसका कलर ब्लैक है। टोपोग्राफी, जैसा टोपोग्राफी मतलब अगर स्लोप वगैरह रहेगा तो उसका वेदरिंग इरोजन ज्यादा होता है। क्लाइमेट भी मैटर करता है, वार्म क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट बहुत मैटर करेगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो ह्यूमस वगैरह वो डिसाइड करते हैं। टाइम भी, अगर ज्यादा टाइम ले रहा है सॉइल फॉर्मेशन को तो अच्छी क्वालिटी की तो अच्छी क्वालिटी की सॉइल बनती है। ये 5 फैक्टर याद रखना जो सॉइल फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट करते हैं, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। ओके, ये जो 3-4 पेज ऐड है इसमें क्या दिया गया है, माउंटेन के टाइप और वो फॉर्म कैसे होते हैं, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक, रेसिडुअल। इसी तरीके से प्लेट्यू, उसके टाइप और उसका फॉर्म कैसा होता है, माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन, उनके टाइप और उनका फॉर्मेशन। ये आपका होमवर्क है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आना है। ओके, किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है, इट इज अबाउट लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। अब इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो अभी हमने लास्ट में देखा जियोमॉर्फोलॉजी, प्रोसेसेस देखा, अभी प्रोसेसेस से जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं वो देखना है। तो सबसे पहले आता है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से देखो, रनिंग वाटर मतलब रिवर्स, तो इसको डिवाइड किया गया है 3 स्टेज, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। जहां से जब रिवर ओरिजिन होती है स्टार्ट में, जो स्टार्ट के कुछ जो रीजन्स रहता है उसको कहते हैं यूथ स्टेज ऑफ द रिवर, जब माउंटेन से रिवर ओरिजिन होती है। फिर उसके बाद आता है मैच्योर स्टेज और उसके बाद आएगा ओल्ड स्टेज। यूथ स्टेज में क्या रहता है, रिवर माउंटेन से नीचे आ रही है तो स्पीड ज्यादा रहती है, स्पीड ज्यादा रहने की वजह से इरोजन ज्यादा करती है। ओके, और ये क्या करती है, वैलीज बनाती है, माउंटेन को कट करती है। ओके, वैलीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल कैनन और दूसरा एक गॉर्ज। कैनन में याद रखना, कैनन में क्या रहता है, जो टॉप रहता है वो वाइडर रहता है और जो बॉटम रहता है नैरो रहता है। तो कैनन में वाई है, वाई से याद रखो, वाई का शेप ऐसा रहता है। ओके, तो नैरो बॉटम और ब्रॉड टॉप उसको कहते हैं कैनन। दूसरा रहता है गॉर्ज। गॉर्ज में क्या रहता है, टॉप एज वेल एज बॉटम ये क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म विड्थ रहती है, यूनिफॉर्म इसकी विड्थ रहती है। इसको याद रखो, गॉर्ज में जी है तो जी जी शेप से ऐसा याद रखो, जी ऐसा हम लिखते हैं ना, तो जी शेप मतलब सब पहले जैसा, तो उसको हम गॉर्ज कहेंगे। गॉर्ज और कैनन दे आर डिफरेंट
गॉर्ज में यूनिफॉर्म साइज रहती है, कैनन में वाइडर टॉप और बॉटम क्या रहता है, छोटा रहता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा क्या है, गॉर्ज में यूनिफॉर्म साइज क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, हार्ड रॉक है, तो इसलिए ज्यादा इरोजन नहीं होता है हार्ड रॉक की वजह से। और कैनन कैनन में कैसा है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रहता है, तो ज्यादा इरोजन होता है वहां पे, सॉफ्ट रॉक। ओके, ये याद रखना। तो ये यूथ स्टेज में, मैच्योर स्टेज में और ओल्ड स्टेज, अब एक एक देखते हैं हम। जैसा साइज इम्प्रेस एलिवेल फैन, ये देखो, ये इसको हम कहते हैं मियांडर, मियांडरिंग। ये जो रिवर्स है ना, मियांडरिंग होती है। मियांडर मतलब ऐसा जिगजैग वे में फ्लो करते हैं। ये मैच्योर स्टेज का फीचर है रिवर का। ओके, और यहाँ पर देखना, जो इनर साइड रहती है, अब देखो ऐसा फ्लो हो रही है, जो ये साइड है यहाँ पर डिपोजिशन होता है इनर साइड में, और ये जो बैक वाली साइड रहती है यहाँ पे इरोजन ज्यादा होता है। यहाँ पे इरोजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहती है, और जो इनर साइड है यहाँ पर सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है। ओके, तो इसको कहते हैं हम मियांडरिंग। मियांडरिंग में क्या होता है, ओवर द पीरियड जो है ना, ये इतना ही पार्ट निकल के बाहर आ जाता है। ओके, और इसको इससे बनता है ऑक्स बो लेग। ओके, ऑक्स बो लेग बन जाते हैं, मियांडर टूट के, मतलब ये बाहर निकलेंगे और ये फ्लो डायरेक्ट ऐसा इधर से सीधा वाटर यहाँ जाएंगे, ये बाजू में निकल जाएंगे, तो इसको कहते हैं मियांडरिंग। मियांडरिंग और ऑक्स बो लेग, फिर से बताता हूँ। ये देखो, रिवर आपकी ऐसी फ्लो हो रही है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये कट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये रिवर जो है यहाँ से सीधा इधर जाती है, और ये जो पार्ट है इससे लेक बनता है, इसको कहते हैं ऑक्स बो लेग। ओके, मियांडर और ये तो हमने देख लिया। डेल्टास तो हमको पता है, रिवर जब ओशन से मर्ज होती है तब वो डिपोजिशन करती है और उससे डेल्टास तैयार होते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल रहते हैं, याद रखना। इसके बाद जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हैं ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, या फिर इसको एक कास्ट कास्ट रीजन्स कहते हैं। कास्ट रीजन्स मतलब जहां पे ग्राउंड वाटर में ये आपके जो रॉक के मिनरल्स वगैरह है वो मिक्स हो रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं, डिजोल्व हो रहे हैं। ओके, तो इससे भी अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अब देखो कैसा एक होल बनता है, जब ग्राउंड वाटर यहाँ से जा रहा है समझो, और यहाँ के मिनरल उसमें मेल्ट हो गए, तो यहाँ पे होल बनेगा। ओके, इसको कहते हैं सिंक होल। सिंक होल बनता है। सिंक होल की फिर साइज बढ़ती जाती है जैसे जैसे और मिनरल मेल्ट हो जाएंगे। सिंक होल की साइज बढ़ने के बाद उसको हम डोलाइन कहते हैं। डोलाइन की जब साइज बढ़ती है उसको उवाला कहते हैं। उवाला की साइज बढ़ी तो उसको पोलजी कहते हैं। पोलजी के बाद लैपिस, लैपिस के बाद पूरा ही ब्रेक होता है, लाइमस्टोन पेवमेंट तैयार होता है। ओके, तो ये जो सिंक होल की साइज जैसे बढ़ रही है वैसा सीक्वेंस ये भी पूछता है। 3-4 याद रखना, सिंक होल, डोलाइन, उवाला, पोलजे, तो ये इसका सीक्वेंस है। इसी तरीके से और क्या होता है, जब ये ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो ये क्या करते हैं, साथ में इनके मिनरल है तो ये डिपॉजिट होते हैं, तो डिपॉजिट होके ऐसे कॉलम्स बनते हैं। ओके, जब ये कॉलम्स ग्राउंड से ऊपर उठते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टैलेग्माइट। ओके, स्टैलेग्माइट मतलब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ग्राउंड से ऊपर आ रहे हैं, इसमें जी है, जी से याद रखो, स्टैलेग्माइट, जी फॉर ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर आ रहे हैं। और जो ऊपर से नीचे आते हैं इसको कहते हैं स्टैलेक्साइट। ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं इसको हम कहेंगे स्टैलेक्साइट। यहाँ पे दिया स्टैलेक्साइट, जो ऊपर से नीचे आते हैं। कभी कभी क्या आते हैं, ऊपर वाला पिलर और नीचे वाला पिलर एक दूसरे से मर्ज होता है, इसको हम कहते हैं पिलर, सिंपली पिलर कहते हैं। ओके, ये याद रखना। ये थे हमारे कास्ट फीचर, कास्ट टोपोग्राफी के। ओके, जो अभी हमने देख लिया। डायग्राम्स वगैरह दिया है पूरा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं वो ग्लेशियर्स के हैं, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। ओके, अब यहाँ पर देखो जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर हमको पता है जनरली कहाँ रहते हैं, माउंटेन के ऊपर रहते हैं। ओके, डायग्राम देखो समझ में आएगा, माउंटेन से ओरिजिन होते हैं। और ये सपोज यहाँ पे ग्लेशियर है हमारी, ये जो ग्लेशियर है तो ऐसे आ रहे हैं ग्लेशियर, इसकी जो वैली रहती है इसको हॉर्स शू शेप वैली कहते हैं, और ये वैली का नाम है सिर्क।
सिर्क मतलब जो ग्लेशियर की वैली रहती है इसको सिर्क कहते हैं। ओके, ये याद रखना। अब इधर से भी एक ग्लेशियर है और यहाँ से भी एक ग्लेशियर है, ये दोनों के बीच में क्या रहती है, एक रिज रहती है। रिज मतलब थोड़ा सा हाइट रहेंगे, इसको कहेंगे एरिटी। एरिटी मतलब जो रिज रहती है दो ग्लेशियर के बीच में या फिर दो सिर्क के बीच में जो रिज है उसको एरिटी कहते हैं। रिज मतलब थोड़ा सा हाइट ज्यादा रहती है। ऊपर का जो पिक है उसको हॉर्न कहते हैं। जो ग्लेशियर वैली में जो लेक रहता है उसको टान कहते हैं। लेक कब बनेंगे, समर सीजन में बनेंगे जब ये रिवर मेल्ट होती है। ओके, हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। जी सर। हम कहाँ तक आ गए थे? पहले स्क्रीन देखो उसके बाद मुझको बताना, फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ग्लेशियर का हम देख रहे थे, ये डायग्राम देखी थी हमने। यस सर, चालू की देंगे। जी सर। ये डायग्राम देख रहे थे ना, ठीक है। तो ग्लेशियर के जो वैलीज रहते हैं उसको सिर्क कहते हैं, और जो दो सिर्क के बीच में जो रिज रहती है, जो हाइट वाला पार्ट रहता है माउंटेन रेंज टाइप में, उसको एरिटी कहते हैं। ओके, और ये टान मतलब जो ग्लेशियर वैली में जो लेक रहता है उसको टान कहते हैं। ये समर सीजन में जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाती है तो वहां पे टान तैयार होते हैं। ओके, फिर इसी तरीके से ग्लेशियर अपने साथ डिपॉजिट कैरी करती है, इसको ही हम कहते हैं मोरेन कहते हैं। मोरेन, ये टर्म याद रखना, मोरेन ग्लेशियर डिपॉजिट को कहते हैं। अभी मोरेन क्या होते हैं, ग्लेशियर के प्लेन में डिपॉजिट होते हैं। ओके, फिर इसमें क्या तैयार होते हैं, ये छोटे छोटे एक शेप में ये क्या है, छोटे छोटे एक शेप में डोम्स तैयार होते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रमलिन, और बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, इसको ड्रमलिन को कहते हैं, बास्केट ऑफ एग, ड्रमलिन का दूसरा नाम है। ओके, इसी तरीके से जो ग्लेशियर का ये जो आउटवॉश प्लेन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रिजेस हैं, इसको हम एस्कर्स कहते हैं। एस्कर्स और ये ड्रमलिन, ये दोनों नाम याद रखना, एस्कर्स ड्रमलिन। ये ड्रमलिन का शेप देखो, इसको बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर आपके जो मोरेन है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। ये भी उसकी डायग्राम है। हाँ, अभी देखो यहाँ पर, ये आपकी यहाँ से जो आ रही है ये मेन ग्लेशियर है, ये मेन ग्लेशियर आपकी ऐसे जा रही है। ओके, तो इसमें ज्यादा आइस है, इसका इरोजन भी ज्यादा होगा, इसकी वैली क्या रहती है, डीपर रहती है, नीचे रहती है, कंपेयर टू उसके जो दूसरे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज की वैली जो रहती है वो थोड़ा सा हाइट पे रहती है और इसकी लो रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैलीज कहते हैं। ओके, ये ऊपर से ऐसा हैंग होते हैं, ऐसा दिखता है, और जो बड़ी ग्लेशियर है वो नीचे से जाती है, इसको कहते हैं हैंगिंग वैली, ये याद रखना। ओके, तो ये थे हमारे ग्लेशियर्स के डिपॉजिट। अब ग्लेशियर के बाद क्या बचता है, हाँ, जो कोस्टल है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म जो मतलब बीचेस पे वगैरह हमको मिलते हैं। कोस्टल के बहुत सिंपल हैं, एक तो याद रखना कि क्या होता है, सबसे पहले कोस्टल पे जो हमारे मतलब ऐसे पत्थर वगैरह हैं, पत्थर में क्या होता है, क्योज बनते हैं, मतलब बीच में का इतना हिस्सा क्या होगा, थोड़ा सा इरोजन होगा। ओके, फिर क्या होता है, ओवर द पीरियड और पानी पेनिट्रेट हो के ये क्यो का कन्वर्जन होता है आग से, मतलब पानी एक साइड से जाएगा दूसरी साइड से निकलेगा। तो क्योज रहते हैं पहले, क्योज का कन्वर्जन आर्क में हो जाता है। अब क्योज हो गए, आर्क बने, फिर आर्क का क्या होता है, ओवर द पीरियड ऊपर का हिस्सा भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक होने के बाद उसको हम कहते हैं स्टैक कहते हैं। ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा स्टैक। अब स्टैक का भी ओवर द पीरियड इरोजन होकर उसकी भी हाइट कम होती है, उसको हम कहते हैं स्टम्प। तो याद रखो, क्योज, आर्क, स्टैक और स्टम्प, ये इसके हैं बीच, मतलब कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं। इसी तरीके से ये हुआ कोस्टल इरोजन की वजह से। अब कोस्टल डिपोजिशन की वजह से भी लैंडफॉर्म बनते हैं, जो ओशन करंट वगैरह कैरी करते हैं सेडिमेंट। तो ऐसा कभी कभी मतलब रिवर के माउथ पे क्या होता है, जहाँ पे बीच पे सैंड डिपॉजिट होता है, तो बीच इज अ डिपोजिशनल फीचर है। इसी तरीके से समुद्र के अंदर थोड़े दूर पे ऐसा एक बार तैयार होता है डिपोजिशन की वजह से, जिसको हम कहते हैं बैरियर आइलैंड कहते हैं।
फिर जैसा आपने हाजी अली वगैरह गए होंगे मुंबई में, तो वहां पे क्या है, आइलैंड पर दरगाह है और ये मेनलैंड है, बीच में जाने के लिए क्या है, वो रास्ता है, तो इसको हम टोम्बोलो कह सकते हैं। टैम्बोलो मतलब ये ओशन के सेडिमेंट जमा होकर यहाँ पर ऐसा रास्ता बन जाता है जो कनेक्ट करता है आइलैंड को, तो उसको हम टोम्बोलो कहेंगे। तो टोम्बोलो याद रखना, टोम्बोलो, बैरियर आइलैंड और ये सैंड स्पिट, जो हुक शेप में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो उसको सैंड स्पिट कहते हैं। इसके बाद हमारा ये जो बचता है विंड, विंड की वजह से जो लैंडफॉर्म तैयार होते हैं, विंड लैंडफॉर्म या फिर इनको डेजर्ट लैंडफॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें याद रखो मेनली कौन से, एक तो मशरूम रॉक, मशरूम रॉक, जेवुजेन और यार्दन, इसको मत देखो, ये छोड़ दो। मशरूम रॉक, इसको मशरूम क्यों कहते हैं, आपको पता है डेजर्ट में क्या है, ट्रीज वगैरह नहीं रहते, तो विंड बहुत हाई स्पीड से कैरी होते हैं, और विंड में मतलब क्या रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, सॉइल पार्टिकल, डस्ट वगैरह। तो जो हेवी पार्टिकल्स रहते हैं वो बॉटम विंड पे रहते हैं और टॉप विंड पे लाइट पार्टिकल। अब बॉटम विंड पे हेवी पार्टिकल है, इसलिए जो ग्राउंड के पास क्या होता है, ज्यादा इरोजन होता है पत्थर का और ऊपर कम होता है। ज्यादा इरोजन की वजह से यहाँ पर इसकी हाइट बहुत ही मतलब विड्थ कम हो जाती है और कंपेयर टू टॉप पार्ट, तो इसलिए इसको रॉक को क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। ओके, मशरूम रॉक याद रखना। फिर ऐसे ही दूसरा लैंडफॉर्म है जेवुजेन। जेवुजेन की खासियत क्या, ये लेयर्स में रहता है, जेड से याद रखना, जेड, जेड ऊपर का लेयर है, नीचे का लेयर, ऐसा जेड शेप से याद रखना। तो ऊपर क्या रहता है, हार्ड रॉक रहता है, नीचे सॉफ्ट रॉक। अब हार्ड रॉक है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इरोजन कम होगा, नीचे सॉफ्ट रॉक है तो इरोजन ज्यादा होगा, तो जेवुजेन रहता है। यार्दंग में क्या रहता है, यार्दंग में भी ऐसा वाई शेप से याद रखो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसा वर्टिकल, ए हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक फिर हार्ड फिर सॉफ्ट, तो ऐसा रहता है। जो बीच का सॉफ्ट रॉक रहेगा ये पूरा चला जाता है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन होता है, हार्ड रॉक बच जाता है, इसको कहते हैं यारदांग। यारदांग के बाद अब देखो ये तो हुआ हमने इरोजनल देखा, अब डिपोजिशनल फीचर्स क्या हैं। तो डिपोजिशनल फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बारखन, सैंड ड्यून सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सैंड ड्यून्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके, सैंड ड्यून्स मतलब क्या हो रहा है, जो सैंड ड्यून्स क्या रहता है, जब सैंड डिपॉजिट होती है डेजर्ट में तो ड्यून्स तैयार होते हैं। ड्यून्स कैसे रहते हैं, क्रिसेंटिक शेप, मून के कोर टाइप में। अब सपोज विंड ऐसे ब्लो हो रही है और आपकी सैंड इस ऐसा डिपॉजिट हो गई, जो इसके विंग्स हैं, विंग्स आर पॉइंटेड अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, इसको कहते हैं बारखन कहते हैं। विंड, इसके जो विंग हैं ड्यून के, पॉइंटेड अवे फ्रॉम विंड, एक ये होगा। दूसरा, अगर ये दो विंग है, अगर सिर्फ एक ही विंग है, अगर सिर्फ एक ही अगर विंग है आपके ड्यून को, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेफ कहते हैं, सेफ, सेफ ऐसा रहता है। एक ही अगर इसको विंग है, मतलब ये आधा ही है, तो इसको कहते हैं हम सेफ। सेफ मतलब सॉर्ड होता है, अरेबिक वर्ड है, सॉर्ड के जैसा दिखता है। कभी कभी क्या होता है, वहां पे वेजिटेशन रहता है, ट्रीज वगैरह रहते हैं, ट्रीज की वजह से वगैरह क्या होता है, जो आपके जो बारखन्स हैं ये क्या होते हैं, जैसा विंड यहाँ से आ रहा है तो बारखन्स आपके ऐसे बन रहे हैं, जो विंग्स हैं दे आर फेसिंग द विंड, तो इसको हम इसका भी अलग नाम है, इसको कहते हैं पैराबोलिक ड्यून कहते हैं। ओके, पैराबोलिक ड्यून, यहाँ पर देखना, ये है बारखन, ये है सेफ, और ये है आपका पैराबोलिक ड्यून। ओके, ट्रांसवर्स ड्यून में क्या होता है, जो ये विंड का सैंड का डिपोजिशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड होता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून में विंड का, सैंड का जो डिपोजिशन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ विंड हो रहा है। ओके, तो ये 4-5 जो टाइप है सैंड ड्यून के, ये आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। ये क्या है, डायग्राम्स हैं, वही जेहुजेन, जेहुजेन में जेड शेप से याद रखो, टॉप और बॉटम लेयर, हार्ड हार्ड रॉक ऊपर रहता है, बॉटम पे सॉफ्ट रॉक रहता है। ओके, ये बारखन्स के डायग्राम्स है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स फिर से समराइज किया हुआ है, रिवर के लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स और डेजर्ट लैंडफॉर्म। ये शॉर्ट नोट्स टाइप में है, समझो, इसको आप बार बार पढ़ सकते हैं बाद में। ओके,
तो आज हम यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। आपको यहाँ तक का पार्ट एकदम अच्छे से पढ़ के आना है। कल इंशाल्लाह हम रिमेनिंग एससीईआरटी देखेंगे और कोशिश करेंगे कल इसको खत्म करने की। ठीक है, किसी का कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट है? समझ में तो आ रहा है ना? हेलो, जी समझ सर। में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, यस सर। ठीक है।